पढ़ रहे थे किसके बारे में? अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है जागीरदारी सिस्टम। तो देखिए, जागीरदारी सिस्टम कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ये समझिए कि सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हम लोगों ने क्या देखा था? इक्ता सिस्टम देखा था। और उस इक्ता का जो हेड होता था उसको इक्तादार कहते थे। यही था ना कि सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने क्या किया था? उसने अपने पूरे प्रदेश को क्या किया था? इक्ता में कन्वर्ट कर दिया था। यही किया था ना उसने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपने पूरे राज्य को क्या किया था? इक्ताज में कन्वर्ट कर दिया था। और उस इक्ता का जो हेड होता था उसको इक्तादार कहते थे। ये उसी का नया वर्जन है मुगल सल्तनत में। क्या है? मुगल सल्तनत में। तो जो जमीन, जैसे मान लीजिए ये जमीन क्या थी? अगर दिल्ली सल्तनत में समझिए ये इक्ता है, तो ये इक्ता का जो हेड होगा, इक्ता का हेड होगा वो होगा इक्तादार। ये दिल्ली सल्तनत का था। तो इसमें क्या होता था? इस इक्तादार इस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर भी देखता था, साथ में यहाँ से टैक्स कलेक्शन भी वही करता था। और जो टैक्स उसकी सैलरी या जितना उसको खर्चा था उतना निकालने के बाद एक्स्ट्रा को पैसे को क्या करता था? सल्तनत के रॉयल ट्रेजरी में जमा करा देता था। उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन, इसी इक्तादारी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है? जागीरदारी सिस्टम है। तो ये आपको वहां से इसको लिंक करके अगर आप इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए जागीरदारी में लिखिएगा हाँ, दी modified form of इक्ता सिस्टम, the modified form of इक्ता सिस्टम, और यहाँ ब्रैकेट में डालिए दिल्ली सल्तनत। तो एक बार आपको क्या करना होगा? दिल्ली सल्तनत का इक्तादारी सिस्टम को जाकर थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वैसे मैंने यहाँ आपको बता ही दिया कि इक्ता क्या होता था। ठीक है, वो जमीन, वो लैंड, वो टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा जो सुल्तान क्या करता था? अपने नॉबल्स को देता था एज ए सैलरी, कि भैया ये रहा, तुमको हम कैश सैलरी नहीं देंगे, हम तुमको क्या कर रहे हैं? ये जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। इस जमीन के टुकड़े में क्या होगा? यहाँ खेती होगी, यहाँ व्यापार होगा। तो वहां से जो खेती होगी, जो व्यापार होगा, उसमें से क्या करोगे? तुम टैक्स वसूलोगे, लैंड रेवेन्यू। और उस लैंड रेवेन्यू में से अपनी सैलरी रखकर बाकी हमें दे दोगे। यही चीज होती थी। तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है जागीर। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्ता सिस्टम became जागीर, या इक्ता लिखिए, सिस्टम मत लिखिए, इक्ता लिखिए, सिर्फ इक्ता लिखिए। सिस्टम को पूरा नहीं मॉडिफाई किया था, सिर्फ इक्ता को, जो टुकड़ा दिया जाता था लैंड को, उसको मॉडिफाई, मतलब उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो हम सिस्टम को काट दिए, सिर्फ इक्ता लिखे। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्ता बिकेम जागीर अंडर द मुगल्स। पूरे सिस्टम को मॉडिफाइड हम नहीं कह सकते हैं, बस जो टैक्स के लिए जमीन दी जाती थी, जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता कही जा रही है, उसी जमीन को जब मुगल्स देने लगे तो इन्होंने क्या नाम दिया? जागीर। और मुगल्स में कौन देखा जाए तो उससे स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अकबर के टाइम से। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा दी जागीरदारी सिस्टम is to assign land to the नोबेल्स। तो नोबेल्स का मतलब कौन? जो दरबार के क्या हैं, बड़े अधिकारी, कैबिनेट में जिसको आज के डेट में क्या कहा जा रहा है? मनसब्स। क्या है? मनसब। जो मनसबदार, नोबेल्स या मनसब, अगर और लिखना क्या लिखेंगे? मनसबदार। तो जो मनसबदार हैं उनकी सैलरी इज टू असाइन लैंड टू द नोबेल्स, यानी मनसबदार, मनसबदार ऐसे लिखे मनसबदार एज सैलरी फॉर देयर सर्विस टू द एम्पायर। तो मुगल एम्परर के लिए जो सर्विस ये दे रहे हैं, उस सर्विस के बदले जो सैलरी बनती है, उस सैलरी कैश ना देकर क्या दे दी गई? जमीन दे दी गई। जैसे मान लीजिए एक मनसबदार है एम। क्या है? एक मनसबदार है एम। इसने क्या किया? राज्य को क्या दिया? सर्विस दिया। तो जो एम्पायर है, एम्पायर क्या देगा? उस सर्विस के बदले इसको क्या देगा? सैलरी देगा। यही होता है ना, आप जब डीएम बनोगे या कोई किसी पोस्ट पे जाओगे, सरकारी कर्मचारी बनोगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल बनोगे, तो आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? सैलरी देगी। तो एम्पायर क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। लेकिन कुछ बहुत बड़े अधिकारी हैं तो उनको क्या देती है? अब जैसे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन लोग को सैलरी मिलती है, साथ में क्या मिलता है? मकान मिलती है सरकार की तरफ से, कंट्री की तरफ से क्या मिलती है? ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इतना कुछ का बर्डन उस वक्त एज ए सैलरी उठा पाना बड़ा मुश्किल था। तो एम्पायर ने कहा कि हम तुमको कैश में सैलरी नहीं देंगे। एम्पायर ने कहा कि हम तुमको कैश में सैलरी नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? तो एम्पायर ने एक अल्टरनेट मेथड निकाला। क्या किया? अल्टरनेट मेथड। कहा कि देखो, ये इतनी जमीन तुम्हारी, तुमको हम इतना बड़ा पार्ट ऑफ लैंड, क्या किए? इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा हमने तुमको दे दिया। ठीक है। अब जब जमीन का टुकड़ा दिया, तो जैसे मान लीजिए किसी को कह दिया कि क्या कहते हैं, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, किसी भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो आपको ध्यान में हो, चाहे भोपाल, इंदौर, लखनऊ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो। खैर दिल्ली तो राजधानी क्षेत्र है, वो तो नहीं किसी को मिलेगा। हैदराबाद हो, चेन्नई हो, कोई भी एक। तो कहा गया कि ये वो डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा। अब उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे? पीजेंट्स होंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे? ट्रेडर्स होंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो इन पीजेंट से क्या मिलेगा? लैंड रेवेन्यू मिलेगा। इन ट्रेडर से क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह सब मिलेगी। तो ये लैंड रेवेन्यू और जो टैक्स मिला, ये किसका हो गया?
ये हो गया एम का। किसका हो गया? एम का। क्यों? क्योंकि एम को उसकी सर्विस के बदले क्या मिला? पार्ट ऑफ लैंड। एम को एम विल गेट पार्ट ऑफ लैंड फॉर इट्स सर्विस। तो लैंड मिल गया, तो लैंड से तो आप लैंड जमीन को नहीं खा सकते, जमीन से आप गुजारा कैसे चलेगा? जमीन पे क्या होगा? खेती होगी, उस एरिया में क्या होगा? ट्रेड होगा। तो वहां से क्या होगा? जब खेती होगी तो लैंड टैक्स मिलेगा, ट्रेड होगा तो ट्रेडर्स यानी मर्चेंट्स टैक्स देंगे। तो ये पूरा पैसा किसका हो गया? यहां से पूरा पैसा किसके हाथ में गया? एम। अब एम कहेगा कि इसको मान लीजिए एम को मिला कितना? 100 धीरम। कितना मिल गया? 100 धीरम मिला। तो एम कहा 100 धीरम, इस 100 धीरम में क्या हुआ? 80 धीरम। 80 धीरम क्या है? इसकी सैलरी है। कितनी है? 80 धीरम एम की सैलरी है। तो ये क्या करेगा? 80 धीरम अपने पास रख लेगा और बचा हुआ 20 धीरम जो है वो क्या करेगा? वो एम्पायर को क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। एम्पायर को रिटर्न कर देगा, यानी जाकर ये रॉयल ट्रेजरी में जमा करा देगा। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब तो फिर वहां कानूनगो और आमिल ये सब तो रहेंगे ना, तो वो तो क्या करेंगे? वजीर को यानी दीवान को मैसेज भेजेंगे ना कि भैया एम जो आपका मनसबदार है इसको 100 धीरम का टैक्स वसूल हुआ है। और दीवान तो देख रहा है कि किसको कितनी सैलरी पर रखा गया है, क्योंकि पूरा फाइनेंस तो वो संभाल रहा है, रेवेन्यू सिस्टम, सारा लेखा जोखा सारा रिकॉर्ड तो उसके पास है। तो कहेगा भैया जब तुम्हारी 80 तुमको जब ये लैंड दिया गया है तुम्हारी सैलरी के लिए, तो सैलरी तो तुम्हारी 80 धीरम की है, तो तुम 100 धीरम क्यों ले रहे हो? बचा हुआ 20 धीरम क्या करो? वापस करो। समझ में आई बात? तो 80 धीरम वो रख लेगा और 20 धीरम क्या करेगा? रॉयल ट्रेजरी को में जमा करा देगा। अब मान लीजिए यहां पर एक दूसरा मनसबदार है आर नाम का। क्या है? एक दूसरा मनसबदार है आर नाम का। इसको भी क्या मिल गई? जागीर मिल गई। तो यही जो पार्ट ऑफ लैंड है यही क्या है? दिस पार्ट ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड एज जागीर। दिस पार्ट ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड एज जागीर। और एम जिसको ये जागीर मिली है वो क्या कहा जाएगा? जागीरदार कहा जाएगा। तो अब ऐसे आर को भी क्या मिली? एक जागीर मिल गई, यानी पार्ट ऑफ लैंड। तो आर भी इस जमीन का क्या बन गया? जागीरदार बन गया। अब आर को जब यहां से लैंड रेवेन्यू और प्लस टैक्स व्यापारियों वगैरह सबसे वसूला, तो इसको टोटल मिला 80 धीरम। कितना मिला? 80 धीरम, सॉरी 60 धीरम मिला। और आर की सैलरी कितनी है? 70 धीरम। आर की सैलरी कितनी है? आर मान लीजिए यहां पर इसकी सैलरी फिक्स कर दी गई 70 धीरम की, और इसको टैक्स कितना मिला? 60 धीरम। तो अब ये मैसेज दीवान के पास पहुंचेगा, कानूनगो और आमिल ये सब क्या करेंगे? सब टैक्स वसूलेंगे। टैक्स वसूल रिकॉर्ड क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। वो रिकॉर्ड पहुंचेगा कहाँ? दीवान के पास। तो दीवान कहेगा अरे आर को तो 70 धीरम की सैलरी मिली है और उसको जो जागीर दी गई उस जागीर से मात्र 60 धीरम का आया, तो अब क्या करें? तो अब दीवान क्या करेगा? इसको 10 धीरम कहां से? रॉयल ट्रेजरी से रिलीज करेगा। क्या करेगा? रॉयल ट्रेजरी से रिलीज करे, यानी कि वहां से ऑर्डर देगा कि नहीं ये जो बचा हुआ 10 दिरहम है ये क्या है? ये आर को दे दिया जाए। कहां से? रॉयल ट्रेजरी से। तो अंत में क्या हुआ? तो देखिए इससे क्या हुआ? रॉयल ट्रेजरी के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ा। अगर रॉयल ट्रेजरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दोनों को सैलरी कितनी देती? 140 दिरहम की सैलरी देती। भाई कितना हो गया? 80 + 60 या 70, 80 + 70 कितना हो गया? 100, 150।
150 दिरहम देना पड़ता है ना भाई। रॉयल ट्रेजरी को 150 दिरहम देना पड़ता सैलरी, लेकिन रॉयल ट्रेजरी ने कितना दिया, अपने खजाने से उसको सिर्फ 10 दिरहम ही तो खर्च करना पड़ा, क्योंकि 80 तो यहाँ से उसको मिल गया, इसको 60 मिला, 10 ही करना पड़ा। लेकिन 20 तो आया भी तो था, 20 आया भी था ना। तो अल्टीमेटली एम्पायर 10 दिरहम प्रॉफिट में रहा कि नहीं रहा। पूरे के पूरे 180 दिरहम की क्या बनी, सैलरी बनी। सैलरी 150 दिरहम की बनी, और जमा कितना हुआ, 100 इधर और 60 इधर, 100 + 60 कितना हो गया, 160 दिरहम। तो 160 में 150 माइनस कीजिए, कितना बचा। रॉयल ट्रेजरी फिर भी 10 दिरहम के क्या है, फायदे में आ गया। अगर ये सिस्टम नहीं लगता तो पूरे के पूरे क्या होते, 150 दिरहम क्या करना पड़ता, रॉयल ट्रेजरी से ही तो देना पड़ जाता। लेकिन अब कितना देना पड़ रहा है, मात्र 10। लेकिन ये भी होता कि अगर ये जागीर न दी जाती तो ये पूरा का पूरा 160 फिर भी राजा के पास आता। ये भी तो हो सकता है ना, ये पूरा का पूरा 160 राजा के पास आता और फिर राजा टैक्स दे देता, जैसा हमारे गवर्नमेंट करती है आज के डेट में। सारा टैक्स, सारा जीएसटी सब कुछ अपने पास मंगा लेती है और फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सब खर्चा करती है बजट बनाकर। ये भी हो सकता था, लेकिन फिर भी ये सिस्टम क्यों अपनाया गया। सवाल ये होता है कि फिर भी ये सिस्टम क्यों अपनाया गया। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि जब आर इतने बड़े एरिया का जागीरदार होगा ना, तो इस पूरे एरिया के हर एक चीज की वो क्या करेगा, देखभाल करेगा। ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या है ये, पावर का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। हो सकता है कि जब इतना बड़ा अंपायर होता तो शायद ये चांसेस थे कि यहाँ से 60 दिरहम ना आके हो सकता है कि 50 या 40 दिरहम ही टैक्स आता। इस एरिया से 100 दिरहम का ना आके हो सकता है कितना, मुश्किल से कितना आता, बाई चांस होता है, क्या पता इससे यहां से 80 दिरहम का ही टैक्स आता। ठीक है, लेकिन जब एम यहां का जागीरदार है, आर यहां का जागीरदार है, तो ये अपने जागीर की बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, ताकि वहां पर क्या हो कि कृषि का डेवलपमेंट हो, वहां पर व्यापार का डेवलपमेंट हो, व्यापारियों को कोई सुविधा, कोई क्या कहते हैं, दिक्कत ना फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस एरिया का व्यापारी जो अपने आप को सुरक्षित समझेगा, ये पीजेंट्स अपने आप को उनको सुविधाएं मिलेंगी, तो वो क्या करेंगे, अच्छी फसल उपजाएंगे, व्यापारी और अच्छे से व्यापार करेगा, प्रॉस्पेरिटी उस जागीर में आएगी। जब उस जागीर में प्रॉस्पेरिटी आएगी तो टैक्स अपने आप कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीजन था, डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट यहां पर काम करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये था जागीरदारी सिस्टम, ये था जागीरदारी सिस्टम कि आप अपने एरिया को अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग उसको, और वहाँ पर डेवलपमेंट करो, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करवा दो, वहाँ पर ट्रेडर्स के लिए जो सराय हैं उसका और अच्छे से निर्माण कराओ, ट्रेडर्स को सिक्योरिटी दो, पीजेंट्स को भी सिक्योरिटी मिले, वहाँ पर मनमानी टैक्स वसूली ना हो। तो ये सब क्या होता था, इससे जब इस तरह, और क्या था, राजा के पास यानी अकबर के पास क्या था, हर एक जानकारी अकबर के पास पहुंचती थी कि कौन सा नोबेल या कौन सा मनसबदार कैसा है। तो और हमने देखा कि मनसबदार जो होते थे उसमें हेरेडिटरी सिस्टम तो था ही नहीं, मनसबदारी व्यवस्था में क्या था, हेरेडिटरी सिस्टम नहीं था। तो अगर आप अच्छे नहीं रहोगे तो आपसे जागीर भी ली जा सकती है, आपसे मनसबदारी ली जा सकती है। तो इस वजह से चाहे एम हो चाहे आर हो, इनके मन में क्या था,
कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर प्रूफ करने की एक कोशिश रहती थी, और उस कोशिश का नतीजा ये होता था कि ये लोग अपनी जागीर को बहुत अच्छे से संभालते थे। इतना ही जागीरदारी सिस्टम का मतलब है। अब इसमें थोड़ा और अगर डिटेल में आप जाओगे तो ये जो है ना, जैसे इसमें देखिए सैलरी से ज़्यादा टैक्स वसूल हो गया, कहीं पर सैलरी से कम वसूल हो गया टैक्स। तो इस बेसिस पर इन्होंने चार तरह के जागीरदारों का मतलब वैरायटी बना दी थी। क्या कर दी थी? चार तरह के जागीर बना दी थी। तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं हमें पढ़ना है। तो लिखिएगा। तो ये समझ गया ना कि कैसे ये कभी एक्सेस सैलरी होती थी तो कभी सैलरी कम हो जाती थी। तो इस बेसिस पर क्या किया गया? जागीर को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो चाहिए तो यहाँ इस लिख लीजिएगा, लिखिए द रिकॉर्डेड जमा। जमा मतलब वो पैसा जो आया, यानी कि जो क्या हुआ, टैक्स के रूप में वसूला गया। टैक्स का मतलब क्या हुआ? ये टोटल टैक्स। जमा का मतलब क्या हुआ? टोटल टैक्स उस जागीर का। ठीक है। तो यहाँ जमा का मतलब ये समझिए कि जैसे एक जागीर है, ये मान लीजिए ये आर की क्या है? जागीरदार है, और ये क्या है? जागीर है। तो इससे जो टैक्स आया उस टैक्स को हम क्या कहेंगे? जमा। क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। यानी कि इतना टैक्स यहां से आया, तो वही मैंने लिखा द रिकॉर्डेड जमा। वहां के टर्म में क्या कहा जाएगा? जमा। तो रिकॉर्डेड जमा वाज इन एक्सेस ऑफ सैलरी claim the assignees was required to deposit the balance with the central treasury, full stop. On the other hand, if the jama was less than the salary claim, the sort यानी कमी को the short fall was paid from treasury. क्या? the shortfall was paid from the treasury. ठीक है। तो इसी बेसिस पे तो लिखिएगा there were various टाइप्स ऑफ जागीर्स। देखिए जागीर्स का टाइप्स आपसे यूपीएससी में पूछे, ये बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि आपसे यूपीएससी में जागीर का टाइप पूछा जाए। बट जब स्टेट पीसीएस आप देंगे या कोई और एग्ज़ाम हो सकता है अगर आपको जब दो, तो वहाँ पर हो सकता है कोई कि आप इससे क्या समझते हैं, ये इससे क्या है, या अगर ऐसा है तो उसको कौन सा जागीर कहा जाएगा। वहाँ चार तरह के ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ ये पूछा जा सकता है ऐसे एग्जाम्स में। यूपीएससी टाइप्स ऑफ जागीर पूछे इसके बहुत
रेयरेस्ट चांसेस है। तो लिखिएगा तनख्वाह जागीर, इससे आप नाम से ही समझ गए होगे तनख्वाह जागीर। ठीक है, तो लिखिएगा तनख्वाह जागीर के बारे में, विच वेयर गिवन इन lieu of salaries and were transferable every 3 to 4 years। तो जागीर्स का भी क्या होता था, अदला बदली हुआ करती थी। एक आदमी को या एक मनसबदार को कंटिन्यू एक जागीर नहीं दी जाती थी, जागीर्स की भी अदला बदली होती थी, या अदला बदली कर दिया कि एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसे करके जागीर भी चेंज हो जाया करता था। दूसरा टाइप का जागीर, तो ये क्या, सैलरी, अगर सैलरी पर्पज की जागीर थी उसको क्या कहेंगे, तनख्वाह जागीर। दूसरे टाइप का जागीर मशरूत जागीर, ये क्या है, गिवन ऑन सर्टेन कंडीशन। जैसे कि कह दिया गया कि भैया देखो ये एरिया का आपको डेवलपमेंट करना है, यहाँ पर आपको खेती में नए नए सुधार करने हैं, तो क्या कहेगा कि आप इस चीज़ के जानकार हो, आपको ये जागीर जाती, आप इसको करके दिखाओ, तो उसको क्या कहेंगे, मशरूत जागीर। ठीक है, तीसरा लिखिए वतन जागीर। क्या है, वतन जागीर, लिखिएगा वेयर assigned टू जमींदार और राजस इन देयर लोकल डोमिनियंस। तो ये क्या होता था कि जो जमींदार होते थे उनको उनके आसपास के एरिया में एक्स्ट्रा दिया जाता था। ठीक है, कि भैया देखो तुमको इसके लिए काम करना है। ठीक है, और एक चीज यहां लिख लीजिएगा, वतन जागीर्स वेयर हेरिडिटरी। क्या है, हेरिडिटरी, क्योंकि जमींदारी क्या थी, हेरिडिटरी थी, तो वतन जागीर भी हेरिडिटरी हो गई। जमींदारी क्या थी, हेरिडिटरी थी ना, जमींदार का बेटा ही उसका फिर जमींदार बनता था। नेक्स्ट है अलतगमा जागीर। अलतगमा जागीर, लिखिएगा वेयर गिवन टू मुस्लिम नोबल्स in their family towns और प्लेस ऑफ बर्थ। बस इससे ज़्यादा आपको
और इसके डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो टैक्स वगैरह वसूला तो वो तो पता ही है कौन सा सिस्टम लगाया गया था कि भैया 10 साल क्या था, 10 साला सिस्टम, कि 10 साल का एवरेज निकाला और उसके हिसाब से टैक्स लेना था, तो वो तो था। लेकिन हाँ, जागीरदार में थोड़ा सा ये था कि ये अपने हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते थे जागीरदार, ठीक है, लेकिन उसी को बेस मानकर काम होता था। इससे ज़्यादा हमें जागीरदारी के बारे में नहीं पढ़ना और न जानना। बाकी तो हमने रिलीजियस पॉलिसी, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। समझ में आ गई बातें?